दोस्तों नमस्कार। इस देश की कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों से 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए, 22,000 करोड़ तक का लोन उठा लिया और उसके बाद कहा हम लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। वो कौन से बैंक हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में किस भरोसे के साथ इन बड़ी कंपनियों को लोन भी दे दिया और इन सब के बीच सरकार की आंखों पर इस दौर में पट्टी बंधी रही या फिर उसकी मूक सहमति थी, खामोशी के साथ सहमति थी कि हां बैंकों को लोन इन कंपनियों को देना है। इस देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां सबसे बड़ी तादाद में कर्ज लेकर बैठे हुए रईस हेडक्वार्टर भी चला रहे हैं, अपनी रईसी में रह भी रहे हैं और उनके पास चार्टर्ड विमान तक है, लेकिन कर्ज लौटा पाने की स्थिति में वह नहीं है। किस राज्य के किस शहर में ऐसे लोग कितनी बड़ी तादाद में रकम लेकर बैठे हुए हैं? इस देश के भीतर में हजारों करोड़ रुपए अगर आम लोगों के बैंकों के जरिए कर्ज के तौर पर कंपनियों के पास जाते चले जा रहे हैं और यह कोई लंबा किस्सा हम आपको नहीं बताएंगे। महज 2 बरस के भीतर बैंकों ने महसूस किया कि डिफॉल्टर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इस पैसे को किस माध्यम से वापस लाया जाए, कोई उपाय नहीं है। सरकार ने कुछ उपाय खींचने के लिए एक NARCL बना दिया, लेकिन उसके जरिए भी रास्ता निकला नहीं क्योंकि वह भी सफल नहीं हो पा रहा है। अब पैसों का होगा क्या? और इतनी बड़ी तादाद में इतनी रईसी के साथ इस देश में लोगों के पैसे बैंकों के जरिए उन रईसी वाले लोगों तक पहुंचते चले जाएं और कोई रोक टोक नहीं है। दरअसल ये मिली भगत है, सहमति है, सांठगांठ है, ये है क्या? और अगर ये क्रोनी कैपिटलिज्म से भी आगे की स्थिति है और देश की अर्थव्यवस्था को इसी लिहाज से चलना है तो आज इस कच्चे चिट्ठे को समझ लीजिए। कंपनियों की पूरी फहरिस्त, राज्यों की पूरी फहरिस्त, बैंकों की पूरी फहरिस्त और कितनी बड़ी तादाद में संकट आ गया कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी रकम को वापस लाने का रास्ता बचेगा क्या? कंपनियों के लिहाज से हम शुरुआत करते हैं। उसमें एक लिहाज समझिएगा, जो कंपनियों को चलाने वाले लोग हैं वह इस देश की किसी ना किसी बड़ी कंपनी से रिटायर्ड हुए ज्यादातर लोग हैं और उसमें भी कुछ सरकार और राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप और दखल देने वाले लोग हैं। बड़े प्रभावी लोग हैं जो ऐसी कंपनियों को चलाते हैं। इन कंपनियों की फहरिस्त से आज बात शुरू की जाए। SREI इक्विपमेंट फाइनेंस, इसको दरअसल चलाने वाले जैसे 3 लोग हैं। हम शुरुआत में एक उदाहरण दे देते हैं। फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर SBI, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टाटा सन्स, इससे निकले हुए 3 लोग SREI बनाते हैं इक्विपमेंट फाइनेंस। इसके ऊपर कितना कर्ज है और यह कर्ज अब बैंकों के जरिए सवाल आया है कि अगर यह नॉन परफॉर्मेंस एसेट में कन्वर्ट हो चुका है तो अब बैंक क्या करें? तो क्या इसे सरकार द्वारा बनाए गए NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में डाल दें, जहां से 15% कैश मिल जाए, 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट जनरेट करती है वह मिल जाए? वह भी नहीं हो पा रहा है। स्थिति नाजुक है। SREI इक्विपमेंट 22,485 करोड़, जयप्रकाश एसोसिएट 20,167 करोड़, यह जेपी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। फ्यूचर रिटेल 10,700 करोड़, SREI इंफ्रा फाइनेंस 10,330 करोड़, फ्यूचर इंटरप्राइजेस 5,800 करोड़, सोमा इंटरप्राइजेस 4,492 करोड़, पानीपत जालंधर NH1 3,414 करोड़, शक्ति भोग फूड 3,221 करोड़, PC ज्वेलर्स 3,000 करोड़, SPML का नाम यह है सुभाष प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2,972 करोड़। बड़े ऐसे लोगों की फाइल है ये, जिस लोगों के जरिए आप उनकी रईसी को उनके चार्टेड में घूमने से लेकर बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां, वो लेवोजिन भी हो सकती है और उनके बंगले भी हैं, उनका हेडक्वार्टर भी अपने तौर पर मौजूद है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इनकी रईसी में कोई कमी नहीं। लेकिन बैंक के ये डिफॉल्टर हैं और कर्ज लिया हुआ पैसा NPA में जा रहा है। अब उसकी उगाही कैसे होगी कोई नहीं जानता है। फ्यूचर लाइफस्टाइल 1,781 करोड़ रुपए, बजाज हिंदुस्तान शुगर 1,296 करोड़ रुपए, सिंबोली शुगर्स 1,043 करोड़ रुपए, जेपी सीमेंट 527 करोड़ रुपए, फ्यूचर सप्लाई 310 करोड़ रुपए, फ्यूचर
कंस्ट्रक्शन 261 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए ये पूरी रकम अगर जोड़ते हैं तो ये 90,000 करोड़ से ज्यादा का रकम बनता है। लेकिन 90,000 करोड़ की रकम को लेकर चिंता मत व्यक्त कीजिए। हम बीते 2 बरस के उस कच्चे चिट्ठे को रख रहे हैं जिसमें लोन लेते जा रहे थे, पहले भी लोन लिए हुए थे और ना लौटा पाने की स्थिति पहली तिमाही के बाद बनी, यानी अप्रैल मई जून को पहली तिमाही कहते हैं 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में। और जुलाई से यह बात सामने आनी शुरू हुई कि यह रकम तो अब नॉन परफॉर्मेंस एसेट में तब्दील हो रही है। कंपनियों के नाम रुके नहीं है, उन कंपनियों के भीतर एबीजी शिपयार्ड भी आता है। उसने 6,382 करोड़ रुपया, वहां भी मामला उलझ गया जो एनपीए में चला गया। एमटेक ऑटो 5,885 करोड़ रुपए, स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्स 3,757 करोड़ रुपए, देवांग हाउसिंग जो पूरा शुद्ध बैंक से उठाया गया और बैंक रोना रो रहे हैं वह 2,780 करोड़ का है। आरईआई एग्रो लिमिटेड 2,602 करोड़, सिटीजन या गीतांजलि दोनों को मिलाइएगा तो यह लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा है। जो कंकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड 2,538 करोड़ रुपए, अतुल पुंज 2,187 करोड़ रुपए, विंसन डायमंड एंड ज्वेलरी 2,118 करोड़ रुपए। कर्ज की रकम कई माध्यमों से ज्यादा है। हम सिर्फ बैंकों का हिस्सा बता रहे हैं जो इस देश के पब्लिक बैंक, सार्वजनिक बैंक, सरकारी बैंक हैं जिनको प्राइवेटाइज करने की दिशा में सरकार बढ़ना चाहती है। रिजर्व बैंक कह रहा है मत बढ़िए, कम से कम इन बैंकों ने इस देश के आखिरी व्यक्ति तक को संभाला तो हुआ है, लेकिन सरकार कहती है नहीं, हमें पैसा चाहिए हर हाल में और हम इन्हें बेचेंगे। तो रिजर्व बैंक कहता है ठीक कह रहे हैं, आपकी जो इच्छा सो कीजिए, यह हमारी राय नहीं है कि इसे नहीं बेचना चाहिए, यह तो हमारे रिसर्चर्स की राय है। यानी कोई सरकार के सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक वक्त में एक बात कहते हैं जो प्रैक्टिकली चलती है, उसके बाद झटके में बदल जाते हैं जब सरकार का दबाव आता है। क्योंकि सरकार की बात नहीं मानेंगे तो डायरेक्टर भी नहीं रहेंगे, तो डायरेक्टर तो रहना है क्योंकि वहां पर बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। उन सुविधाओं को कौन छोड़ दे। तो अब उस फेरिस्त में आगे आइए शक्ति भोग, जो आटा आप लेते हैं 1,976 करोड़ रुपए, सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड 1,884 करोड़ रुपए, रोटोमेक ग्लोबल 1,867 करोड़ रुपए, डेक्कन क्रॉनिकल 1,726 करोड़ रुपए, सुरना कॉर्पोरेशंस 1,718 करोड़ रुपए, इरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड 1,703 करोड़ रुपए। जो नाम हम ले रहे हैं उसमें सिर्फ 50 कंपनियों के नाम, हमने 36 के नाम लगभग ले लिए। 50 कंपनियों में से अगर इस देश के भीतर में पैसे को वापस ले आया जाए तो दुनिया के तकरीबन 90 से 95 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी इस रकम से कम की है। तो भारत को $5 ट्रिलियन का सपना देखने की जरूरत नहीं है, वो यूं ही रईस है और यूं ही रईस हो जाएगा अगर इस देश के भीतर में लूटी गई रकम और लुटाई जा रही रकम और कौड़ियों के मोल कर्ज देने की स्थिति जो खड़ा कर दी गई है, उस पूरे सिस्टम को एक झटके में कोई उलटने वाली सत्ता आकर अगर खड़ी हो जाए तो। पैसे की कमी नहीं है। अब यहां पर अगला सवाल आता है कि दरअसल ये लोग कहां से आते हैं, कहां पर रहते हैं, किन जगहों पर रहते हैं। सबसे ज्यादा लोगों की तादाद मुंबई में है, उसके बाद दिल्ली में है, उसके बाद कोलकाता में है, उसके बाद अहमदाबाद में है, उसके बाद चेन्नई में है, उसके बाद चंडीगढ़ में है, उसके बाद अमृतसर और चंडीगढ़ के इलाके में ही है, उसके बाद लखनऊ में है, कानपुर में है, उसके बाद भोपाल और इंदौर में है। यह एक तादाद है। राज्यवार अगर देखना शुरू कीजिएगा कितना पैसा किस राज्य में किन रईसों के ऊपर पड़ा हुआ है जिनसे पैसा निकालना चाहिए, यह संख्या लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा की है, जिसमें 80,471 करोड़ सिर्फ महाराष्ट्र में रहने वाले रईसों के पास पड़ी हुई है। 41,421 करोड़ दिल्ली के रईसों के पास पड़ी हुई है, उनका हेडक्वार्टर दिल्ली है। पश्चिम बंगाल 20,727 करोड़ रुपया, यह वेस्ट बंगाल में रहने वाले रईसों के पास है। गुजरात में 18,456 करोड़ रुपए, तमिलनाडु में 14,916 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ में 6,125 करोड़ रुपए, पंजाब में 5,724 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 5,441 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश में 4,719 करोड़ रुपए। यह एक फहरिस्त है।
लेकिन इस फहरिस्त के दायरे में एक चीज जहन में रखिए, इतनी सारे लोग इस देश में नहीं है। 255 के लगभग ऐसे लोग हैं जिनसे अगर जो रकम दी गई है उसको वापस ले आया जाए तो जो 15 लाख का सपना था वह भी पीछे छूट जाएगा। इस देश के भीतर में इतना लूटा गया है, और इस लूटने की तादाद का सच यह है कि इस देश में सिर्फ 36 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1000 करोड़ से 3000 करोड़ के ज्यादा पैसा लिया है। 3000 करोड़ से ज्यादा का मतलब होता है 4000 करोड़ से कम, और 4000 करोड़ के ऊपर जब आप चलते चले जाइएगा तो सिर्फ 17 लोग हैं। और जिन्होंने 100 से 1000 करोड़ तक का लोन उठाया उनकी तादाद लगभग 219 है। 255 18 यानी 273 के लगभग की स्थिति ही इस देश में ऐसी बनी हुई है जिन्होंने बैंकों को कंगाल कर दिया। एनपीए का पैसा लौट नहीं रहा है। सरकार कंपनी दर कंपनी बनाकर पैसा कैसे लौटाएं इसके लिए नियम कायदे बना रही है, या फिर सरकार ये कहने से नहीं चूक रही है कि हम ही ने तो दरअसल उनको पकड़ा कि वो उनके पास पैसा उठाकर कुछ कर नहीं रहे थे, तो अब उनकी रईसी हम छीन लेंगे और उनकी जो संपत्ति है, देखिए हमने ये नोटिस जारी किया है। और उनकी साइट पर जब आप चले जाएंगे, कंपनियों की साइट ने भी लिखा हुआ है, मसलन जैसे हमने शुरुआत किया था SREI इक्विपमेंट फाइनेंस 22,485 करोड़। इस कंपनी की साइट पर जाइएगा तो सरकार का निर्देश है आप फलां जमीन को बेचिए, आप फलां घर को बेचिए, आप फलां हेडक्वार्टर को बेचिए। लेकिन इसके उलट जब आप बैंकों से पूछते हैं कि आपसे जो पैसा लिया गया वो लौटा तो कि नहीं लौटा, तो सभी एक झटके में हाथ खड़ा कर देते हैं। और हाथ खड़े करने वालों में इस देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक भी है, क्योंकि जब हम बीते 2 बरस का कच्चा चिट्ठा आपको एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि देखिए इस दौर में, उससे पहले जो हुआ वो बता देंगे आखिर में, लेकिन वो लगातार वो आंकड़े आते चले गए हैं। लेकिन जरा सोचिए इस दौर में एसबीआई का 30% हिस्सा जो है इसमें फंसा हुआ है पैसे के तौर पर, जो लूट कर ले गए। पीएनबी का 16% के लगभग, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लगभग 12.5%, 10.5% बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी 70% रकम जो है एसबीआई और उससे जुड़े हुए बैंक जिनको मर्जर किया गया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। आप कहेंगे रकम कितनी है? एसबीआई का लगभग 72,000 करोड़ की रकम है, पंजाब नेशनल बैंक की लगभग 40,000 करोड़ की रकम है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की लगभग 30,000 करोड़ की रकम है, बैंक ऑफ बड़ौदा की लगभग 25,440 करोड़ रुपए की रकम है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि बाकी बैंक नहीं, आईडीबीआई अब बिकेगा तब बिकेगा, एलआईसी का पैसा उसमें लगा दिया गया, उसको चलाए रखे, सरकार ने अपने तौर पर चलाने की परिस्थिति लाकर खड़ा की। 21,751 करोड़ रुपया उसका भी कहीं फंस चुका है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है 13,686 करोड़ रुपया। इंडियन ओवरसीज बैंक जिसको बेचने का जिक्र सबसे पहले हो रहा है कि प्राइवेट हाथों में बेच दें, लेकिन उसकी किताब भी तो ठीक करनी है। उसकी बुक ठीक करने के लिए आपको 12,312 करोड़ रुपया जो कर्ज के तौर पर उठा लिया गया लौट नहीं पा रहा है और डिफॉल्टर्स पैसा दे नहीं रहे, उस बुक को आप कैसे ठीक कीजिएगा? तो वो पैसा भी कहीं जाके अटक गया है और उसको बेचने की प्रक्रिया है। जाहिर है सरकार रिटर्न ऑफ करेगी, सरकार कहेगी कि जो प्राइवेट पार्टी आए उसको वह बुक दिखाइए बैंक की, जिस बुक को देखने के बाद उसे लगे अच्छा इतने ग्राहक हैं, अच्छा इतने ब्रांचेस हैं, अच्छा इतने एटीएम हैं, अच्छा इसके पास इतनी संपत्ति है जो अचल संपत्ति है, तो फिर इस बैंक के जरिए हम आगे बिजनेस कर सकते हैं। इसको मत दिखाइए कि दरअसल कितना पैसा यहां से इस देश में कर्ज के तौर पर लुटा दिया गया और वो लौटा भी नहीं और वो लोग जेल भी नहीं पहुंचे जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। उस व्यवस्था का मतलब यह है कि आप मैक्सिमम दिवालिया घोषित कर दीजिए, कम से कम आप एनसीएलटी में चले जाइए, आईबीसी में चले जाइए, आपकी कंपनी कोई दूसरी खरीद लेगा। हमने तमाम नियम कायदे इस देश के भीतर में बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन एक सहमति है, एक गठजोड़ है, एक सांठगांठ है, एक मिली भगत है। इन परिस्थितियों के आश्रय क्रोनी कैपिटलिज्म बड़ी छोटी चीज हो जाती है। क्रोनी कैपिटलिज्म के आश्रय तो यह होता है किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार अपने नियम कायदों की पोटली को ढीला कर दे या उस नियम कायदों को ही उस कंपनी के लिए बना दे, उसको लाभ। जैसे 5G में हो गया, 5G में याद कीजिए 2G में क्या रकम दी गई थी,
जो उस समय विनोद राय थे सीएजी, 1,75,000 करोड़। और ये कितने में बिका 5G? 1,50,000 करोड़। उसमें भी सारी पैसे नहीं दिए गए, किस्तों में रकम दी जाएगी। यानी जो जमा कराई गई रकम थी, जो बताया गया था, उसकी तुलना में 1/3 भी नहीं हो पाया। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का चेहरा है। लेकिन यह तो खुला हिस्सा है जिसमें पैसा दिया जा रहा है और पैसा आ रहा है। अब इसमें इतनी बड़ी तादाद है कि इसमें एक चीज और समझिए कि इस देश की इकोनॉमी इंडस्ट्रीज के जरिए, कॉरपोरेट के जरिए, प्रोडक्शन के जरिए, एक्सपोर्ट के जरिए, हमारे व्यापार के जरिए चलती है। लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनियां अपने आप में डिफॉल्टर होने लगेगी तो लोग क्या करेंगे? इसका बड़ा शानदार हिस्सा है। एक तरफ छोटे छोटे लोग हैं। छोटे लोग से मतलब यह है कि जो 1 करोड़ से भी कम लोन लेते हैं। 1 करोड़ से कम लोन लेने वाले जो नहीं लौटा पाते हैं, अब आप सोचिए उनकी कितनी रकम होगी। और ओवरऑल जो इस देश के भीतर में लूट मची हुई है वो कितने प्रतिशत होगा? जो लोग 1 करोड़ से कम का लोन लेते हैं, 2022 तक आते आते उनकी रुपए की रकम जो थी वह 2 लाख करोड़ रुपए पार कर गई। मोदी जब सत्ता में आ रहे थे, यानी 2012-13 में चले जाइएगा, 14 तक चले जाइएगा, तो ये रकम उस वक्त 25,000 करोड़ की थी। 25,000 करोड़ रुपए लोन जो 1 करोड़ से नीचे लिए थे नहीं लौटा रहे थे, तो वह लगभग 25,000 करोड़ था। 2018 में यह 1 लाख करोड़ हुआ, 2020 में यह 2 लाख करोड़ हुआ और 2022 में यह 2,25,000 करोड़ हो चुका है। इस तेजी और रफ्तार से अगर चीजें चल रही हैं जो ना लौटा पाने की, तो इनकी हिस्सेदारी कितनी है? रकम तो बड़ी है, 2.25 लाख करोड़ रुपए कम रकम नहीं होती है। लेकिन इनकी रकम ओवरऑल लोन लेने वालों में सिर्फ 1% है, 1.1%, जो कि 2012 में जब 25,000 23,000 लोन था तब उनकी प्रतिशत जो थी वह 4.8% थी। यानी उस वक्त बाहर लोन कम दिया जा रहा था और छिटपुट लोन बांटा जा रहा, तो यह लगभग 5% हो गया। आज इनकी संख्या और रकम बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस रफ्तार से लुटाया जा रहा है पैसा और इस रफ्तार से कॉरपोरेट इंडस्ट्री मित्रों को पैसा दिया जा रहा है कि उसके हिस्से में आते आते ये 2 लाख करोड़ रुपए 1% बनता है। अब यहां पर एक सवाल है कि अगर 2 लाख करोड़ रुपए 1% है, तो इस देश में जो लोन दिया गया और उसका जो बड़ा हिस्सा एनपीए में तब्दील हो गया, और एनपीए के बाद मुश्किल ये आ गई कि उसकी वापसी कैसे होगी, और सरकार इसके बीच में कई नियम कायदे जो उनको बचाते हैं उसको लेकर आई, तो ये रकम कितनी हो सकती है? 20 लाख करोड़ की। इतनी बड़ी रकम के आसरे इस देश में साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है एनपीए, बढ़ता ही जा रहा है संकट। आईबीसी के सामने केसेस का, एनसीएलटी के सामने केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो एनएआरसीएल वो हाथ खड़ा कर रहा है कि हमसे तो 50,000 करोड़ भी डील करना मुश्किल हो गया, जो हमारे पास टारगेट था, और अब सितंबर तक का टारगेट है, हम कहां से चीजों को करेंगे? तो एक सहमति है, या अर्थव्यवस्था का सिस्टम ही यही है, या हमारी इकोनॉमी को संभालने वाली सत्ता जो है उसके सामने अर्थव्यवस्था का कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं है। ये सारी बातें, सारे सवाल एक झटके में किसी के भी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में एक आखिरी सवाल जो शायद सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे जरूरी भी है। इस देश की 50 कंपनियां, इस देश के 255 लोग, 50 कंपनियां अलग, 255 लोग अलग, और इस देश में 4 बड़े बैंक, एसबीआई, पीएनबी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 4 बैंकों को एक साथ रखिए। इन तीनों को अगर आप इनके गठजोड़ को एक झटके में खत्म कर देते हैं, तो भारत के भीतर में जो राज्यों के कर्ज हैं वो सब कर्ज से उबर जाएंगे। सरकार जो हाथ फैलाए हुए है दुनिया भर के सामने और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने, एक चीज और समझिए, प्रधानमंत्री यूं ही कैमरे और मीडिया के सामने आकर नल से जल का जिक्र नहीं करते हैं। ये आईएमएफ की पूरी योजना है, वर्ल्ड बैंक की सहमति है और पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहीं से निकल कर आई है, और उसी के मातहत कल से जल का जिक्र है। और उसके पीछे की फिलॉसफी में जब चले जाइएगा तो आपको जहन में एक सवाल आ सकता है, इस देश के लोग कम से कम नदियों के पानी पर निर्भर ना रहें। उन नदियों का क्या करना है, फिर ये एक अलग थ्योरी है। यानी किसी देश में पैसे की कमजोरी
उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की गुलामी की दिशा में कैसे ले जाती है और गुलाम होने की परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बैंकिंग प्रणाली को सत्ता कैसे उपयोग में लाती है, और वो कॉरपोरेट और रईस सेक्टर जो उस रईसी को ढोते हुए उस देश की राजनीतिक सत्ता को पूंजी से मदद भी करता है और उस पूंजी के आश्रय अपनी रईसी को भी देखता भोगता है, और बैंक कंगाल और खोखले होते चले जाते हैं, कर्ज बढ़ते चला जाता है। लेकिन हमारी इकोनॉमी उस मार्केट पर टिकी हुई है जिस बाजार में कंज्यूमर भारत के भीतर में यूरोप से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। तो कंज्यूमर दुनिया में यूरोप से ज़्यादा, भूखमरी दुनिया में सबसे ज्यादा। इन दो परिस्थितियों के बीच रेंगते हुए भारत में जब कोई यह कहता है कि मेरे देश के 138 करोड़ लोग, तो एक जहन में यह बात आनी चाहिए, मेरे देश के 255 कर्ज लेने वाले रईस, मेरे देश के 50 बड़े कॉरपोरेट कंपनी जो कर्ज ना लौटा पा रहे हैं वह लोग, और मेरे देश के 4-5 बैंक चलाने वाले लोग, इन सब को लेकर ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मेरा देश यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।